हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। यह घटना आज से कुछ 5 साल पहले की है, जब मैं उस समय 21 साल का था। दरअसल उस समय मेरे दोस्तों को और मुझे किसी पहाड़ी और सुंदर वातावरण में घूमने का मन हो रहा था। मेरे जो कुछ खास दोस्त थे, मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो उनका मन भी कुछ मेरे जैसा ही था। हमारा मन कुल्लू मनाली के बर्फीले वातावरण का आनंद लेना था। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मनाली जाने का फैसला किया। हमारे शहर से मनाली तक का सफ़र कुछ 550 से 600 किलोमीटर का था। करीबन शाम के 6-7 बजे के आसपास हमने एक बोलेरो कर ली और फिर बाय रोड मनाली के लिए निकल गए। हमारे मम्मी पापा ने बाय रोड जाने को मना किया था, क्योंकि बाय रोड जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता था। पर बाय रोड जाने से हम सफ़र को खुल के एंजॉय कर पाते और साथ ही दोस्तों के साथ मौज मस्ती के साथ सफ़र बीतता। हम लोग लगभग रात के 12 बजे तक लगातार गाड़ी को अंधेरे रास्तों से निकलते हुए बड़े आराम से सफ़र का मज़ा ले रहे थे। पर बहुत ही जल्द हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। दरअसल रात के 11-12 बजे के करीब हम सिरसिहान घाट नाम के इलाके में पहुंचे। मेरे पीछे बैठा मेरा दोस्त साकेत बोला, यार अब कहाँ 15 घंटे का ड्राइव करेगा। अगर हम नेशनल हाईवे 44 ले लें तो कल सुबह 6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। मैंने भी बोला कि अगर कोई शॉर्टकट है तो अच्छा ही है, क्योंकि इसमें हमें ट्रैफिक या गाड़ियों की चिक-चिक का सामना नहीं करना पड़ेगा और गाड़ी चाहे कितनी भी तेज भगाओ कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेरे दोस्त साकेत की बात मानते हुए दीपक ने आगे नरहा चौक से सीधा नेशनल हाईवे 44 ले लिया। इसके बाद उस हाईवे पर सिर्फ हमारी ही गाड़ी तेज रफ्तार में बढ़ती रही। रात के करीब 1 बजे दीपक भी अब गाड़ी चलाते हुए बहुत थक गया था और हमने भी सोचा कि अब थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। उस हाईवे पर इक्की दुक्की गाड़ियां ही थी। इसके बाद दीपक गाड़ी से निकलकर बाहर टहलने लगा। तभी दीपक को किसी का कॉल आया और दीपक उससे बातें करने लगा। बातें करते करते दीपक झाड़ियों और पेड़ों की तरफ जाने लगा था और देखते ही देखते पता नहीं कैसे पर दीपक वहां से गायब हो गया। हमने सोचा कि आखिर दीपक कहाँ गया। हमने दीपक के फोन पर फोन भी किया तो पता चला कि दीपक किसी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। अब हमने भी सोचा कि शायद दीपक की गर्लफ्रेंड का फोन आया होगा, इसी कारण उसकी बातें अब लंबी हो गई होंगी। फिर हम लोग लगभग आधा पौना घंटा तक उसी तरह कार में बैठे रहे, पर दीपक अभी तक नहीं लौटा और अब हमें थोड़ा अजीब लगने लगा था। फिर हम सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरे और एक बार फिर से दीपक के नंबर पर हमने कॉल किया। पहली बार जब साकेत ने दीपक को कॉल लगाया था तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था, पर कई बार फोन लगाने के बाद उसका कॉल लगा। इस बार दीपक ने कॉल उठा लिया था। फिर इसके बाद मैंने पूछा, अरे भाई दीपक भाई कहाँ है तू? जल्दी से गाड़ी के पास आ जा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं यार। पर दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आई। इसके बाद शशि ने कहा, दीपक तू कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है ना? तभी फोन के दूसरी तरफ से एक कड़क आवाज आई, मुर्दे मजाक नहीं करते। ये आवाज बहुत ही गहरी और डरावनी और रूह कपकपा देने वाली थी। इस आवाज को सुनने के बाद अब हम सब एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। हम तीनों बहुत ज्यादा डर रहे थे, इसलिए हम चुपचाप अपने बोलेरो में आकर बैठ गए। सच बताऊं तो हम सब में बहुत खौफ था, जो कि होना लाजमी भी था कि आखिर रात के 2 बजे एक सुनसान इलाका और एक ऐसी भयंकर आवाज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। हम तीनों ने फिर भी हिम्मत की और अपने दोस्त दीपक को खोजने के लिए उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। पर जैसे ही हमने दरवाजा खोला था कि तभी हमने जो देखा उसने तो हमारे होश ही उड़ा दिए। हमने देखा सामने से खुद दीपक बड़े आराम से टहलता हुआ गाड़ी की तरफ आ रहा है।
हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमें अजीब लगा कि अगर दीपक सही सलामत है तब वो आवाज़ किसकी थी। खैर तभी मैं बोला, देखो दोस्तों, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके तुरंत बाद दीपक सिर झुकाए गाड़ी में घुसा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हमारे मन में बहुत सवाल थे, पर किसी ने उस समय दीपक से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। मैंने दीपक को बोला भी, भाई मुझे लगता है तुझे आराम की ज़रूरत है, तू पीछे बैठ जा, गाड़ी मुझे चलाने दे। पर दीपक ने मेरी नहीं सुनी और गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दीपक में कुछ तो चेंजेस है। आगे से दीपक ने एक टर्न लिया जो कि सीधा जंगल की तरफ जाता था। साकेत ने दीपक को हिलाते हुए पूछा, अरे दीपक, हो क्या गया तुझे? पर दीपक ने कुछ जवाब नहीं दिया। दीपक गाड़ी को उन जंगलों में बड़े तेज रफ्तार से भगा रहा था। हम लोगों को तो यकीन हो गया था कि आज तो एक्सीडेंट से मौत पक्की है। पर इसके तुरंत बाद दीपक ने एक जगह पर कार रोक दी और फिर अचानक से दीपक बेहोश हो गया और स्टीयरिंग पर माथे के बल बेहोश हो गया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक ये सब कैसे हुआ। फिर गाड़ी के अंदर की लाइट चालू करने पर जो हमने देखा तो उसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। हमने देखा कि दीपक के गर्दन पर एक गोल काटा हुआ घेरा बना हुआ है, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे दीपक के गले को किसी ने राउंड शेप में काट दिया हो। मतलब कि दीपक अभी बेहोश नहीं बल्कि ये तो कब का मर चुका है। अब ये सब देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमारे मन में अभी तो सवाल थे जो हमारी सांसों की रफ्तार को तेज कर रहे थे। पहला ये कि अगर दीपक पहले ही मर चुका था तो दीपक ने वहां से यहां तक ड्राइव कैसे किया? और दूसरा सवाल ये था कि दीपक ने हमें इस जंगल में क्यों लेकर आया? खौफ के मारे हमारा बुरा हाल था। रात के 3 बजे सुनसान जंगल और इतना भयानक हादसा एक सामान्य आदमी को अंदर से हिलाकर रख देने के लिए काफी था। दीपक अभी भी उसी स्टीयरिंग से माथा टिकाए पड़ा था। जो हम 3 दोस्त वहां उस गाड़ी में जिंदा बचे थे। अब हम सब ने एक दूसरे को हिम्मत दी और गाड़ी से धीरे से निकलने लगे। हम लोग उस जंगल से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लगे। दीपक ने आखिर किस रास्ते से हमें यहाँ तक पहुँचाया था ये भी हमें मालूम नहीं था। हम लोग किसी तरह कम आवाज करते हुए जंगल से निकलने लगे, पर तभी हमने एक बांस के पेड़ पर देखा कि दीपक का सिर उस पर लटका हुआ है। मतलब हमें इतना तो समझ आ गया था कि हो ना हो इसी जगह पर दीपक का कत्ल हुआ है। हम लोगों ने 4 कदम आगे लिया ही था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मनाली नहीं चलोगे दोस्तों? हमने पीछे पलटकर देखा तो वो दीपक खड़ा था और हमें एक भयंकर नजर से घूरे जा रहा था। इस डर और खौफ के इस भयानक मंजर में पता नहीं शायद साकेत के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। पता नहीं साकेत को क्या सूझा और साकेत ने वहीं पास में रखे बंबू की एक डाल उठाई और दीपक को दे मारा। इसके बावजूद भी दीपक पर इस वार का कोई असर नहीं हुआ। पर तभी दीपक का हाव भाव बदलने लगा। उसका चेहरा, उसकी रंगत और सब कुछ पूरी तरह से बदल रहा था। अब दीपक का रूप दीपक का नहीं बल्कि किसी शैतान का था और दीपक के रूप में वो शैतान था जिसने हमें गुमराह करके अपने अड्डे पर ले आया था। अब हम सबके सामने उसकी असलियत थी। उसी वक्त उस शैतान ने साकेत को गले से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ कुछ बांस के पेड़ों के पीछे ले गया। उस पूरे जंगल में इस समय सिर्फ और सिर्फ साकेत की चीखें ही गूंज रही थी। इसके तुरंत बाद मैं और मेरा बचा जिंदा दोस्त शशि हम दोनों जंगल से भागने लगे। हमें इतना तो यकीन हो गया था कि साकेत को पूरी तरह मार देने के बाद ये शैतान हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वहां से भागना सही रास्ता नहीं था क्योंकि वो शैतान हमसे कई गुना तेज भाग सकता था। बस यही सोचकर हमें सामने
एक जामुन का पेड़ दिखा। उस पेड़ को देखकर मैं और मेरा दोस्त भागते हुए उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर चढ़कर कुछ पत्तों में छुप गए, क्योंकि यही अब एक आखिरी जगह थी इस वक्त जो हमारी जान बचा सकती थी। अब आखिर रात के 3 बजे कौन हमारे फोन करने पर हमारी मदद करने पहुंचेगा। हमने जरा सा भी उस शैतान को अंदाजा नहीं होने दिया कि हम उससे ठीक ऊपर पेड़ पर छुपे हैं। हम ऊपर छुपे छुपे उस शैतान को साफ साफ देख सकते थे कि आखिर वो शैतान कैसे हमें भूखे कुत्तों की तरह तलाश कर रहा है। सच बताऊं तो उस समय मैंने जितने डर का अनुभव किया था उतना आज तक जिंदगी में पहले नहीं किया था। हम बुरी तरह से कांप रहे थे, पर धीरे धीरे माहौल थोड़ा नरमा गया और फिर कुछ समय बाद वो पिशाच वहां से गायब हो गया। पर हमने उतरने की गलती नहीं की, क्योंकि ये भी कहीं उसकी साजिश हो सकती थी। हम लोग लगभग सुबह के 7-8 बजे तक उसी तरह छुपे रहे और आखिरकार जब सूरज की किरणों का आगमन उस जंगल में हुआ तब कहीं जाकर हमारा डर कम हुआ। हम लोग उस पेड़ से नीचे उतरे और फिर कहीं जाकर हमारी जान में जान आई। फिर हमने उस जगह मदद के लिए कुछ लोगों को बुलाया और फिर तब जाकर कहीं हम सही सलामत घर पहुंचे। दोस्तों, आज भले ही इस घटना को बीते हुए 6 साल हो गए हैं, पर हमने उस हादसे में अपने 2 दोस्तों को खो दिया था। और अगर उस रात हम उस शैतान के हाथ लग जाते तो शायद हम दोबारा कभी कुछ बोलने के भी काबिल नहीं रहते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।